अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। यानी कि इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि एक एटम की साख्त क्या होती है, वो किस तरह का होता है। सबसे पहले तो एटम के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ जो है वो एटम से मिलकर बनी होती है। जैसे ये कॉपी है, ये पेंसिल है, ये मार्कर है, ये हर चीज़ जो है ये एटम से मिलकर बनी होती है। जिस तरह अगर एक दीवार की मिसाल लें तो वो दीवार ईंटों से मिलकर बनती है, इस तरह हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ जो है वो एटमों से मिलकर बनी होती है। तो एटम इस कायनात का सबसे छोटा ज़र्रा है। यानी कि ये वो छोटे से छोटा ज़र्रा है जो किसी भी कीमियाई रिएक्शन यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। एटम के बारे में देख लेते हैं कि ये सबसे छोटा ज़र्रा है इस पूरी कायनात का। इट इज़ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यानी कि सबसे छोटा ज़र्रा है। दैट कैन टेक पार्ट, हिस्सा ले सकता है इन केमिकल रिएक्शन। किसी एक एलिमेंट के एटम तो आपस में एक जैसे होते हैं। जैसे हम दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, एक लेते हैं गोल्ड और एक होगा सिल्वर। ये दोनों एक अलग अलग एलिमेंट्स हैं। एक एलिमेंट हमारे पास सिल्वर है और एक गोल्ड है। तो इन दोनों एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे वो आपस में तो सेम होंगे। जैसे गोल्ड के सारे एटम्स आपस में सेम होंगे, लेकिन सिल्वर के एटम्स से अलग होंगे। इसी तरह जो सिल्वर के एटम्स हैं वो आपस में तो सेम होंगे, बल्कि गोल्ड के एटम से वो अलग होंगे। इसी तरह सिल्वर के जो एटम्स हैं वो आपस में तो सेम होंगे, लेकिन गोल्ड के एटम से डिफरेंट होंगे। यानी कि किसी एलिमेंट के एटम्स जो होते हैं वो आपस में सेम होते हैं, लेकिन दूसरे एलिमेंट के एटम से मुख्तलिफ होते हैं। यानी कि गोल्ड के सारे एटम्स एक जैसे होंगे और सिल्वर के सारे एटम्स एक जैसे होंगे। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें गोल्ड का सिल्वर से, तो इसके एटम्स इससे डिफरेंट होंगे और गोल्ड के एटम्स सिल्वर से डिफरेंट होंगे। आगे हम एटम की साख्त को देख लेते हैं, यानी कि एटम्स किन हिस्सों से मिलकर बना होता है। एटम के तीन बुनियादी हिस्से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, जो प्रोटॉन होता है इसके ऊपर पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम एक डायग्राम से देख लेते हैं कि ये एटम में मौजूद कहाँ होते हैं। सबसे पहले एटम का न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द हरकत कर रहे होते हैं एक गोल दायरे में, जिसे कहा जाता है शेल या फिर ऑर्बिट। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हरकत कर रहे होते हैं, इनको कहा जाता है शेल या फिर ऑर्बिट। सेंटर में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि बाहर शेल्स होते हैं और शेल्स में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हरकत कर रहे होते हैं एक गोल दायरे में। तो शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक गोल दायरे में हरकत कर रहे होते हैं। अब इन तीनों पे चार्ज की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, मनफी चार्ज। जो प्रोटॉन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि मस्बत चार्ज। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, यानी कि इस पर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव यानी कि मस्बत चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। अब एक एटम की ख़ास बात यह है कि उसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी एटम में 15 प्रोटॉन हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी 15 ही होंगे। यानी कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
चूँकि प्रोटॉन पे मस्बत चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे मनफी, तो किसी भी एटम में मस्बत और मनफी चार्ज जब बराबर होगा, फ़र्ज़ किया हम 15-15 ले लेते हैं, 15 प्रोटॉन्स हैं और 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि 15 मस्बत चार्ज हैं और 15 ही मनफी चार्ज हैं। तो ये हमें पता है कि मैथ का रूल है, जमा और माइनस जो है वो एक दूसरे को कट कर देते हैं। ये जमा है, ये माइनस। अगर 15 ही प्रोटॉन होंगे और 15 ही इलेक्ट्रॉन होंगे तो इनका चार्ज जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो उसके नतीजे में एटम पे कोई चार्ज ही नहीं रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ने तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और बाकी जो बचा है वो न्यूट्रॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल है। तो जब न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होना, उसके नतीजे में जो एटम है इस पे भी कोई चार्ज नहीं होता, इस वजह से एटम को न्यूट्रल कहा जाता है, यानी कि इस पे कोई चार्ज नहीं होता। एटम इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल। अगर आपसे कोई पूछे कि एटम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है तो आपने बताना है कि एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है। जब वो दोनों बराबर होते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल करने की वजह से बाकी न्यूट्रॉन बच जाते हैं, और न्यूट्रॉन पे चूँकि कोई चार्ज नहीं होता, इस वजह से एक एटम पे भी कोई चार्ज नहीं होता। तो बच्चों, अगला हमारा टॉपिक है सिंबल, यानी कि अलामत। जिस तरह हमें हमारे पेरेंट्स ने मुख्तलिफ नाम दिए हैं, कुछ लोगों के नाम लंबे होते हैं तो उन्हें लोग निक नेम से पुकार लेते हैं, तो इसी तरह जो एलिमेंट्स हैं इनका भी एक निक नेम होता है जिसे सिंबल कहा जाता है। यानी जैसे हाइड्रोजन है, तो अगर हमें कहीं केमिकल्स वगैरह में, हम किसी केमिकल इक्वेशन वगैरह में हाइड्रोजन लिख रहे हो तो बार बार हाइड्रोजन लिखना एक मुश्किल काम बन जाता है, तो इसीलिए हम जो एलिमेंट्स हैं इन्हें सिंबल्स के ज़रिए लिखते हैं, यानी कि ये एक तरह के उनके निक नेम हैं। तो हाइड्रोजन का होगा H, यानी कि आम तौर पे जो एलिमेंट होते हैं तो उनका जो पहला लेटर होता है उससे सिंबल कहा जाता है। जैसे हाइड्रोजन है तो इसका पहला लेटर H है, तो इसका सिंबल भी होगा H। तो हम कोई इक्वेशन पढ़ रहे होंगे या कोई केमिकल फार्मूला पढ़ रहे होंगे तो उसमें हम हाइड्रोजन लिखने के बजाय H लिख देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो H है ये हाइड्रोजन को शो कर रहा है। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनमें उनके नाम के पहले लेटर को सिंबल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता, जैसे सोडियम है। सोडियम, इसका पहला लेटर तो S है लेकिन इसका जो सिंबल है वो Na है। उनके सिंबल जो है ग्रीक या फिर इंग्लिश ज़ुबान से लिए जाते हैं। तो सोडियम का जिस तरह से सिंबल है Na, तो ये Na इसका पहला लेटर नहीं है, यानी कि ज़्यादातर एलिमेंट्स का तो सिंबल उनका पहला लेटर ही होता है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनका सिंबल इंग्लिश या फिर लातीनी ज़ुबान से लिया जाता है, जैसा कि सोडियम है। अगर तो सिंबल सिर्फ एक ही लेटर पर मुश्तमिल हो, जैसा कि H, इसमें सिंबल सिर्फ एक ही लेटर है H, तो वो तो होगा कैपिटल। लेकिन अगर सिंबल में दो लेटर्स हों, जैसा कि सोडियम में दो लेटर्स हैं, तो पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा और दूसरा लेटर जो है वो स्मॉल होगा, यानी कि सोडियम में N जो है वो कैपिटल होगा और A स्मॉल होगा। यानी कि अगर एक ही लेटर है तो वो कैपिटल होगा, लेकिन अगर दो लेटर हैं तो पहला लेटर कैपिटल होगा और दूसरा स्मॉल होगा। अगला हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर कहा जाता है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो फ़र्ज़ किया अगर किसी एटम में 15 प्रोटॉन्स हैं तो उसका एटॉमिक नंबर भी 15 ही होगा, यानी कि एक एटम में जितने प्रोटॉन्स होंगे तो उसका एटॉमिक नंबर भी उतना ही होगा। और ये एटॉमिक नंबर को कैपिटल G से भी शो किया जाता है। एक एलिमेंट के तमाम जो एटम हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, क्योंकि सब में प्रोटॉन्स की तादाद सेम होगी। फॉर एग्जांपल किसी एटम में 20 प्रोटॉन हैं तो उस एलिमेंट के तमाम एटम्स में 20 ही प्रोटॉन्स होंगे, यानी कि उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, क्योंकि प्रोटॉन्स की तादाद को ही एटॉमिक नंबर कहा जाता है। उसके बाद है मास नंबर। इसको कैपिटल A से भी शो किया जाता है। ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर तो था सिर्फ प्रोटॉन्स की तादाद, लेकिन मास नंबर इसमें प्रोटॉन्स की तादाद भी आ जाती है और न्यूट्रॉन्स की तादाद भी आ जाती है। फर्ज किया कोई एटम है, उसमें 15 प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन है 16,
तो उसका मास नंबर जो है वो 31 होगा, क्योंकि 15 जमा 16 31। तो मास नंबर में हम प्रोटॉन्स की तादाद को और न्यूट्रॉन्स की तादाद को जमा करके जो आंसर हो वो उसका मास नंबर होता है, जबकि एटॉमिक नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स की तादाद को कहा जाता है। तो ये मास नंबर की अगर मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएं तो वो कुछ यूँ बनेगी कि मास नंबर यानी कि ए भी जिसे कहा जा सकता है इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि एक एटम में जितने ही प्रोटॉन्स होंगे उतने ही न्यूट्रॉन्स होंगे। या फिर इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को शो किया जाता है जी से, यानी कि ये उसका एटॉमिक नंबर होता है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इनमें से हमें अगर कोई सी दो वैल्यूज़ पता हो तो तीसरी वैल्यू हम खुद फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें अगर ए और जी की वैल्यू पता है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम खुद ही फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले के जरिए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो इधर ही रहेगा, जबकि जो जी है ये इधर प्लस का है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ए माइनस जी हो जाएगा इस फार्मूले से। अगर फॉर एग्जांपल ए 30 है और जी 15 है तो बाकी उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे 15, क्योंकि 30 में से अगर 15 माइनस करें तो बाकी 15 आंसर आता है। अगर हम एग्जांपल लें फास्फोरस की, तो फास्फोरस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं 15 यानी कि 15, और हमें मालूम है कि जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो फास्फोरस में अगर 15 प्रोटॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी 15 होंगे। इसका अगर हमें वो कहते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करें, तो ए उन्होंने हमें दिया होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये हमने फाइंड करना है। तो इसका जो मास नंबर होता है वो होता है 31। जी यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके होते हैं 15, तो बाकी अगर 31 में से हम 15 को माइनस करें तो बाकी आंसर 16 आता है, यानी कि फास्फोरस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे 16। इससे ये जाहिर होता है कि अगर हमें कोई सी दो वैल्यूज़ पता है तो हम तीसरी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यानी अगर हमें किसी एलिमेंट का मास नंबर मालूम है और एटॉमिक नंबर मालूम है तो हम उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो दोबारा से देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले तो ये देखा कि हमारे इर्द गिर्द जो हर चीज़ है वो एटम से मिलकर बनी हुई होती है। एटम्स जो है वो सबसे छोटा ज़रा है जो किसी भी कीमियाई रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। किसी एक एलिमेंट के एटम्स तो आपस में सेम होंगे, लेकिन वो एटम्स दूसरे एलिमेंट के एटम से मुख्तलिफ होंगे। जैसे गोल्ड के एटम्स आपस में तो सेम होंगे, लेकिन वो सिल्वर के एटम से डिफरेंट होंगे। जैसे किसी स्कूल का यूनिफॉर्म आपस में तो सब बच्चों का यूनिफॉर्म सेम होता है, लेकिन उनका यूनिफॉर्म किसी और स्कूल से डिफरेंट होता है। फिर हमने पढ़ा कि एटम के 3 बुनियादी हिस्से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यानी कि मस्बत चार्ज होता है, जबकि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इसी वजह से जो न्यूट्रॉन्स हैं वो न्यूट्रल भी होते हैं, यानी कि इनके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होता। उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक एटम के न्यूक्लियस के गिर्द शेल्स या ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें वो इलेक्ट्रॉन्स गर्दिश कर रहे होते हैं, जबकि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं वो एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। चूँकि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और एक एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि फ़र्ज़ किया कि अगर एक एटम में प्रोटॉन 15 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी 15 होंगे। तो चूँकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा यानी कि मस्बत चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन पे मनफी यानी कि नेगेटिव चार्ज होगा, तो जैसा कि हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इन दोनों का चार्ज जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा और उसके बाद जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक एटम में न्यूट्रॉन्स बच जाएंगे। और न्यूट्रॉन्स पे चूँकि कोई चार्ज नहीं होता इस वजह से एक एटम पे कोई चार्ज ही नहीं रहेगा और इसी वजह से हम एटम को न्यूट्रल कहते हैं, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज था वो आपस में कैंसिल हो गया और न्यूट्रॉन पे जो कि कोई चार्ज ही नहीं है इसलिए एटम पे भी कोई चार्ज नहीं होता और एटम को हम न्यूट्रल भी कहते हैं, यानी कि इस पर कोई चार्ज नहीं।
आगे हमने पढ़ा सिंबल यानी कि लामत। तो मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स है, जिस तरह हमारे निक नेम दिए जाते हैं, इसी तरह सिंबल जो है ये एलिमेंट्स के निक नेम हैं। जैसा कि हाइड्रोजन है तो इसका सिंबल होगा H, यानी कि ये H जो है ये हाइड्रोजन का सिंबल है। और सोडियम है तो इसका सिंबल Na। ये सिंबल आमतौर पर इंग्लिश या फिर लातीनी ज़ुबान से लिए जाते हैं। ज़्यादातर तो ये सिंबल जो एलिमेंट होता है उसका फर्स्ट लेटर ही होता है। जैसे हाइड्रोजन है तो इसका सिंबल H है, ये H हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर है। अगर तो सिंबल एक ही लेटर होगा, जैसे हाइड्रोजन में H है, H एक ही लेटर है तो ये कैपिटल लिखा जाएगा। लेकिन अगर सिंबल जो है वो दो लेटर्स पर मुश्तमिल है, जैसे सोडियम में Na है, तो N जो है वो पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा और दूसरा लेटर जो होगा वो स्मॉल होगा। इसी तरह आगे हमने एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ा कि एक एटम में प्रोटॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को शो करते हैं Z से। अगर एक एटम में 20 प्रोटॉन्स हैं तो उसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर भी 20 ही होगा। फिर हमने पढ़ा मैस नंबर के बारे में। मैस नंबर को शो किया जाता है A से, और ये होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स दोनों की तादाद को इकट्ठे मिला के मैस नंबर कहा जाता है। यानी कि अगर 15 प्रोटॉन्स हैं और 16 न्यूट्रॉन हैं तो इन्हें जमा करके 31 आएगा, तो 31 जो है वो किसी एटम का मैस नंबर होगा। यानी कि एक एटम में जितने प्रोटॉन हैं और जितने न्यूट्रॉन हैं उन दोनों की तादाद को जमा करके उन्हें मैस नंबर कहा जाता है। और मैस नंबर जो है उसे A से शो किया जाता है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि चूँकि मैस नंबर को A से शो किया जाता है तो इसकी जगह हम A लिख सकते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक नंबर को Z से शो किया जाता है तो इधर Z लिख लेते हैं। और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, इनमें से अगर हमें मैस नंबर भी पता है किसी एटम का और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स यानी कि एटॉमिक नंबर भी पता है तो उसके हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। यानी कि अगर हमें कोई सी दो वैल्यूज़ पता है तो तीसरी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। फ़र्ज़ किया कि हमें किसी एटम का नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स यानी कि एटॉमिक नंबर भी पता है और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी पता है, तो हम उसका मास नंबर इस फार्मूले से निकाल लेंगे। तो हम एक एटम लेते हैं फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस में प्रोटॉन्स होते हैं 15 और उसका जो मास नंबर होता है वो 31 होता है। तो उसके अगर हमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालने पड़ जाएं तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इसी साइड पे रहेंगे, जबकि जो एटॉमिक नंबर वाले यानी कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स है Z, ये यहाँ पे पॉजिटिव है तो दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि Z की वैल्यू 15 थी, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 15 है तो यानी कि एटॉमिक नंबर भी 15 ही होगा। तो जब 15 31 में से हम 15 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 16 आ जाएगा। यानी कि अगर हमें दो वैल्यूज़ पता है तो हम तीसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। मिलते हैं एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए